Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I welcome you all in this session of Unit Second, in which we are going to study the most important section of British poetry, that is Cavalier poetry. Now, it usually uh, done by most of the teachers that they separately teach each and every writer. But looking at the course of the exam, NET and JRF, what I have come to the conclusion that hardly they ask us any question in every NET exam, though there has been a constant presence of metaphysical poetry. For example, either they ask us a question on Herbert, or say, the monarch of wit, that is John Donne. Ben Jonson is also present, but as a dramatist, not as a poet. Okay, and even Shakespeare is not a constant presence for last many NET exams. So, looking at the trend of the exam, uh, as you all know, those who know me already know that I have been sitting in this exam and continuously, just to prove myself, also to increase the level of my analytical power as per the questions of NET exams are concerned. But apart from all these things, my ultimate motive is to help the students who come to me. I just want to be very, very a precious teacher who can help students so that they can save their precious time. But sometimes I can't restrain myself, in teaching things in detail. उसका कारण शायद ये रहता होगा कि जब ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, तो ऑब्वियसली हम प्रिसाइज़ नहीं हो पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप लेक्चर ढंग से अटेंड करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है। आप अपने फ़ोन पे, अगर आपने ऐप को डाउनलोड कर रखा है और आप हमारे स्टूडेंट हैं, यू कैन जस्ट लिसन टू द लेक्चर्स ऑल्सो। हालाँकि मैं पीपीटी पढ़ाता हूँ, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करे। एक वर्कमैन होते हुए स्टूडेंट की तरफ भी पढ़ाई कर सकता है वो। लेकिन बेटर रहेगा, अगर फर्स्ट टाइम में सक्सेस चाहिए, थोड़ा सा डेडिकेशन लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कैवलियर पोइट्री जो है, वो मुश्किल से 4 पोइट्स हैं इस फील्ड में। तो उनको बहुत अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग मुझे वीडियो बनाना ज़्यादा सूटेबल नहीं लगा। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड दैट अगर हम हैरिक की बात करें, लवलेस की बात करें, और मैं पहले ये बता दूं कि कितना ऑथेंटिक रहेगा मेरी टीचिंग का जो लेवल है। आप ये एक बहुत पुरानी सी बुक देख पा रहे हैं, ये नॉर्टन एंथोलॉजी है। यू कैन सी, इसमें से मैं अपनी खुद के नेट मैंने इसी से क्लियर किए अब तक, यहाँ तक कि जो अब मैं नेट अटेम्प्ट करने जाऊंगा उसके लिए भी यही बुक काम काम की रहती है मेरी। और बुक खरीद लेने से कुछ नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें से क्या पढ़ाई करनी है। तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ पीपीटी फ्रॉम दिस बुक इटसेल्फ, जो कि बहुत ही कीमती है। और अब हम बात करते हैं कि कैवलियर पोइट्री है क्या, और इसमें किस तरह का क्वेश्चन हमें आ सकता है। ठीक है, और मैंने अपने स्टूडेंट्स के कहने से इसका जो फॉन्ट है वो काफी बड़ा किया है, ताकि स्टूडेंट को देखने में कोई दिक्कत ना आए। नाउ आई कैन फील के आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। कैवलियर पोइट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैवलियर। कैवलियर का मतलब होता है, चार्ल्स से भी कैवलियर बनता है, और कैवलियर इंग्लिश में घुड़सवार को बोलते हैं, या यहाँ पे आप इसको ऐसे मान के चले, फॉलोवर्स ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, है ना। तो दैट पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री व्हेन प्यूरिटनिज्म वाज रेजिंग इट्स हेड इन इंग्लैंड, 1610 के बाद का पीरियड, ओके, और 1660 के बीच का पीरियड, ये जो पीरियड था, इस पीरियड में ये राइटर्स हुए हैं। ओके, अच्छा, एक और बात कि समटाइम्स सम स्टूडेंट्स कंसीडर दैट देयर इज लेस डिफरेंस बिटवीन कैवलियर पोइट्स एंड मेटाफिजिकल पोइट। बिल्कुल सच है, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं, उनका वीडियो आपने देखा होगा अलग से, दैट इज अ डिफरेंट फील्ड। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट सम पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज। देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्स और इनमें बहुत थिन लाइन है। दोनों ही सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं रीडर को, और उनकी जो इमेजरी है वो काफी ज्यादा वोलप्चुअस होती है। लव पोइट्री की हम बात करें तो, ठीक है। अब आते हैं कि Cavalier poets was a school of English poets of the 17th century that came from the classes that supported King Charles I during the English Civil War. Okay? हालांकि मैंने आपको 1610 से क्यों बताया, क्योंकि एक्चुअल में इनमें से कई लोग उससे पहले भी लिख रहे थे। बट जब हम कैवलियर पोइट्स की बात करते हैं,
और जब चार्ल्स फर्स्ट की बात करते हैं तो चार्ल्स फर्स्ट का जो टसल पार्लियामेंट से स्टार्ट हो गया था, तो ओपनली प्यूरिटन कॉज को अपोज करने वाले और चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करने वाले, हमेशा याद रखिएगा। इंग्लैंड में एक सिविल वॉर हो रही थी जिसमें एक थे राउंड हेड्स जो गोल टोपी पहनते थे, वो प्यूरिटन्स होते थे, पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, ओके। और एक होते थे रॉयलिस्ट, जिसका मतलब है कि वो राजा को सपोर्ट करते थे। तो आपको मालूम है कि सिविल वॉर का नतीजा क्या निकला था? चार्ल्स फर्स्ट को तो मार दिया गया था, ही वाज बिहेडेड, एंड जो ओलिवर क्रॉमवेल थे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया और बहुत ही स्ट्रिक्ट प्यूरिटन रूल्स उन्होंने लागू कर दिए। अब जो चार्ल्स सेकंड थे, इनके बेटे, वो फ्रांस भाग गए थे। तो वो अलग बात है कि 1660 में जाकर के जब वो वापस उनको लाया जाता है और मोनार्की रिस्टोर की जाती है, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो पीरियड हम बात कर रहे हैं इसमें किस किस तरह के कवि हुए और उनके क्या क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। चार्ल्स फर्स्ट की खास बात क्या थी बताइए? ही वाज अ connoisseur ऑफ द फाइन आर्ट्स, सपोर्टेड पोएट्स हु क्रिएटेड द आर्ट ही क्रेव्ड। हमेशा याद रखिए उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वो बहुत ज्यादा पेंटिंग्स कलेक्ट करते थे। चार्ल्स फर्स्ट आर्ट के बहुत 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 सपोर्टर थे, ठीक है। और इसलिए उनकी सर्विस में जितने भी पोइट्स थे और जो उनको फॉलो करते थे और आर्टिस्टिक एम रखते थे, आर्टिस्टिक का मतलब हम समझ सकते हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जिनको क्लासिकल पोइट्री में इंटरेस्ट हो और जो बहुत सदी हुए अंदाज में लिखते हों, उनको हम कैवलियर पोइट्स कह सकते हैं। कैवलियर वाज ट्रेडिशनली अ माउंटेड सोल्जर, जो मैं आपको बता चुका हूं। इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। और वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे सब लोग, और वो अपने आप को पोर्ट्रे करते थे ऐसे जैसे गैलेंट्स हो। गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुर प्लस वन हु इज अ ट्रू लवर, ठीक है। The term was thus meant to belittle and insult. They were separate in their lifestyle and divided on religion from the roundheads. तो अब एक एक छोटी सी बात, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लगना चाहिए आपको। जब एक क्वालिफाइड टीचर बोले तो लगना ही चाहिए। क्या है कि सेंटिमेंट इंग्लैंड के क्या चल रहे थे? प्यूरिटन सिम्टम्स चल रहे थे। तो प्यूरिटन का मतलब स्ट्रिक्ट रिलीजियस, और ये लोग उतना ज्यादा रिलीजियस नहीं थे। इसका मतलब है रिलीजियस तो थे, लेकिन ये कहते थे कि इतना ज्यादा हेजेमनी या इतना ज्यादा कंट्रोल रिलीजन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी इरिलीजियस मान लीजिए, या थोड़ा ओपनली सेक्सुअल मैटर्स में इनके कुछ अच्छे विचार थे, पॉजिटिव विचार थे, तो इनको रिलीजियसली बुरा माना जाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेरोगेटरी और इंसल्टिंग टर्म मानी जाने लगी थी कैवलियर। फिर आता है कि द बेस्ट नोन ऑफ द कैवलियर पोइट्स में रॉबर्ट हेरिक का नाम है, रिचर्ड लवलेस का नाम है, थॉमस कैरी, इनका प्रोनाउंसिएशन होता है कैरी, कैरियो नहीं पढ़ना है, एंड सर जॉन सकलिंग, ठीक है। RRTS ऐसे आप याद रख लीजिए। कुछ टीचर्स आजकल मैं देख रहा हूँ, काफी सारे टीचर्स मार्केट में आते हैं, वो क्या करते हैं वो कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को ट्रिक्स से कोई चीज सिखाएं। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ट्रिक को भी हमें कहीं ना कहीं याद रखना पड़ता है। इसलिए बेटर है कि टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, उसको 2-3 बार सुन लें, तो हमें काफी काफी हेल्प मिल जाती है। रॉबर्ट हेरिक बहुत बड़ा नाम है, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरी, ठीक है, एंड सर जॉन सकलिंग। मोस्ट ऑफ द कैवलियर पोइट्स वर कोटियर्स एंड विद नोटेबल एक्सेप्शंस, ठीक है। अभी नोटेबल एक्सेप्शन में मैंने आपको एक बोल्ड करके दिया, रॉबर्ट हेरिक। अभी क्वेश्चन बन रहा है नेट का कि रॉबर्ट हेरिक जो थे वो कोटियर नहीं थे, बाकी सब कोटियर थे। अब आते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है, पहले भी आया हुआ है। पहला, कि ट्रेडिशनल पोइट्री से अपने सब्जेक्ट मैटर में डिफरेंट हुआ करते थे। अब मैं अपनी एंथोलॉजी खोल के अगर पोइट्री दिखाऊं आपको, तो टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, मतलब एक लड़की के ऊपर पोएम लिखी जा रही है। गैदर योर रोज बर्ड्स वाइल ये मे, कार्पे डीम की थ्योरी पर पोइट्री लिखी जा रही है, विच वाज एग्जैक्टली नॉट वेरी वेरी फेमस अर्लियर, ठीक है। हालांकि जॉन्डन ने ऐसी कुछ पोएम्स लिखी हैं, बेन जॉनसन ने ऐसी कुछ पोएम्स लिखी हैं, लेकिन पहला है कि ट्रेडिशनल पोइट्री से इनका सब्जेक्ट मैटर थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद में रिलीजन, फिलोसफी और आर्ट्स की के इश्यूज को टैकल करने के बजाय कैवलियर पोइट्री एम्स टू एक्सप्रेस द जॉय एंड सिंपल ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेलिब्रेटरी थिंग्स। तो ये ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि, तो इसका मतलब है कि ये सेक्स से रिलेटेड पोएम्स लिखा करते थे, ठीक है, ज्यादा इनका स्ट्रेस होता था। फिर है आपके पास कि इंटेंट ऑफ देयर वर्क was often to promote the crown, and cavalier poets spoke outwardly against the roundheads. इसका मतलब है प्यूरिटनिज्म के खिलाफ बोलना और अपने राजा का सपोर्ट करना ओपनली पोएम के अंदर। ये इनका एक और मतलब मैटर हुआ करता था, ओके। और एलिगोरिकल और क्लासिकल रेफरेंसेस बहुत दिया करते थे। चौथा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आएगा, हॉरेस, सिसरो और ओविड। सबको मालूम है हॉरेस का आर्स पोएटिका, सिसरो के लेटर्स और ओविड का
मेटामॉर्फोसिस, इन वर्क्स के बिना अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है नेट की, तो उसे थोड़ा सा अपने ऊपर शक हो जाना चाहिए, क्योंकि राइट फ्रॉम द ग्रेजुएशन इन एनी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इवन, standard I said, because if you go to Delhi University in honors also, they have these poets there, you know, in detail, in medieval, um, say medieval European literature में ये सब पढ़ा जाता है, and they had a great influence on the English writers. तो हॉरेस, सिसरो एंड ओविड का आपको नाम याद रखना है, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस इन राइटर्स पे था। इसका मतलब वो क्लासिकल थे, वो पढ़ा करते थे ट्रांसलेशन की बुक्स को, ओके, और इन राइटर्स को वो ज्यादा पढ़ते थे। By using these resources, they were able to produce poetry that impressed King Charles I. अच्छा, राजा को इम्प्रेस करने के लिए आप ऊट पटांग पोइट्री नहीं लिख सकते। राजा जो प्यूरिटन्स के खिलाफ था, इसका मतलब है कि स्ट्रिक्टली रिलीजियस लोग नहीं हुआ करते थे। कौन? ये राजा। तो इस तरह जैसे हेनरी एट है, आपको मालूम है केवल एक क्वीन एलिजाबेथ हुई है जिनको वर्जिन क्वीन कहा जाता है, जिन्होंने अपने सेक्सुअल मैटर्स को काफी रेस्ट्रिक्टेड रखा, क्योंकि वो कंवारी थी। और लेकिन बाकी के जितने भी राजा थे, उनको खुश करना है तो आपको, एक तो राजाओं का लेवल हाई होता है, उनको वो पढ़ाई लिखाई किए हुए होते हैं, उनके अच्छे अच्छे ट्यूटर्स लगे होते थे बचपन से। जैसे क्वीन एलिजाबेथ हरसेल्फ वाज अ पोएट, ठीक है। तो पोएट लॉरियट ये लोग अपॉइंट करते हैं, तो इसका मतलब इनका नॉलेज बहुत तेज होता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको राजा को खुश करना है, तो सारे 8 फॉर्म स्टैंडर्ड के राजाओं के दरबार से ही निकला करते थे, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है, कैवलियर पोइट्स स्ट्रोव टू क्रिएट पोएट्री वेयर बोथ प्लेजर एंड वर्च्यू थ्राइव्ड। वर्चुअस पोएट्री लिखा करते थे, दे वर रिच इन रेफरेंस टू द एंशिएंट as well as pleasing. Commonly held traits certainly exist in Cavalier poetry, in that most poems celebrate beauty, love, nature, sensuality, drinking, good fellowship, honor and social life. इसमें से क्वेश्चन आया हुआ नेट में। ब्यूटी को सेलिब्रेट करते हैं, लव को, नेचर को, मतलब नेचर की पोएट्री केवल रोमांटिक ही नहीं लिखते थे, रोमांटिक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, कीट्स, इन राइटर्स ने भी लिखी है। सेंसुअलिटी, कीट्स ही सेंसुअलिटी के लिए नहीं जाना जाता है। These Cavalier writers were very very sensual. अगर आप हैरी की रैप्चर पोएम पढ़ेंगी तो आपको पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कितना सेंसुअस कोई लिख सकता है। ड्रिंकिंग पे लिखा है, ठीक है। Many ways this poetry embodies an attitude that mirrors carpe diem. Now those who do not know the meaning of carpe diem should know that it is a kind of, there is a blazon, B-L-A-Z-O-N, I'm using another word for you. The most important famous poem, though that poet does not belong to this Cavalier category, but Andrew Marvell, you must have heard, where he has written a poem to his coy mistress. Or you know about Flea, the poem written by John Donne. Carpe diem is Ovid की poem में सबसे पहले इस वर्ड को कॉइन किया गया था, और वहां ये वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आप एक बार चेक कर लेना, मेरे मुंह से गलत तो नहीं निकला ओविड, अभी हम इसका रेफरेंस नीचे देते हैं कि जब तक यूथ है तब तक आप अपनी बॉडी को एंजॉय कर लो। तो इस तरह की पोएम जिसमें बिलावट को जल्दी से जल्दी आकर के और उनका जो लव है उसको कंजमेट करने के लिए कहा जाता है बिलावट को, ठीक है। तो इसको कार्पे डिम थ्योरी कहा जाता है या कार्पे डिम थीम कहा जाता है। कैवलियर पोएट सर्टेनली रोट टू प्रमोट loyalist principles in favor of the crown, but their themes ran deeper than that. लॉयलिस्ट प्रिंसिपल आपको समझ में आ ही गया होगा। लॉयलिस्ट प्रिंसिपल का मतलब है अपने राजा के पक्ष में बात करना, क्राउन के पक्ष में बात करना। कैवलियर पोइट्स रोट इन अ वे दैट प्रमोटेड सीजिंग द डे। जो कार्पे डिम थ्योरी है इसको सीज द डे बोलते हैं, अपने दिन को यूज कर लेना। दिन का मतलब मेटाफोरिकली यहाँ पे है यूथ, एंड द अपॉर्चुनिटीज presented to them and their kinsmen. They wanted to revel का मतलब enjoy करना in society and come to be the best that they possibly could within the bounds of that society. तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इतना लंबा नहीं पढ़ना है, seize the day उसी चीज को मैंने हल्का सा रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट है इनका द एंडोर्समेंट ऑफ लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। ये अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में अगर वेल्थ है, सेक्स है, विमेन है, तो आपको उसको पूरा फुल यूज कर लेना चाहिए। इसको ये एंडोर्स करते हैं, व्यू को एंडोर्स करने का मतलब है पक्ष लेते हैं। तो इनकी कोई भी पोएम होगी तो आपको लगेगा जिसमें एक सेंशुअसनेस की थीम, या हम जिसको ऐसी थीम बोलते हैं कि भाई चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए आपको एंजॉय करना है। दीज थीम्स कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रायम्फेंट एंड बॉइस्टरस टोन
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। आप लाइफ को एंजॉय करेंगे तो आपको कोई भी चीज का दुख नहीं होगा। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये जो आपने कभी गाना सुना हो, इनकी पोएट्री को पढ़ करके, जैसे पंजाबी सॉन्ग जब आप सुनोगे ना, तो सैड सॉन्ग में भी टिंगलिंग लिंग 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 एक खास ट्यून आती है कि आपका मूड सही हो जाएगा, क्योंकि वो बाय बाय कल्चर ही, बाय ज्योग्राफी एक ऐसा प्रदेश है जिसमें आपने कभी भी देखोगे तो मतलब एंजॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो इनकी पोएट्री के अंदर आप किसी भी तरह का पोएम उठा के देख लो, देयर इज ऑलवेज अ ट्रायम्फेंट का मतलब विजय की, जीत की, सक्सेस की। और बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है? बिकॉज लव मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या कार्pe diem थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मेल लिख रहा है। और पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो मेल, आप कभी इस तरह के लड़के को देखिए जिसका फिलोसफी में, साइंस में, इन सब चीजों में दिमाग नहीं हो, एंड वन हु इज टोटली गिवन टू द प्लेजर ऑफ बॉडी, जिसको ऐसे लगता है कि बस जवानी को एंजॉय करो। तो वो सड़क पर, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा, पर आप समझने की कोशिश करें, वो दिल फेंक आशिक टाइप का होगा, उसमें एक एनर्जी होगी जिसको सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो कहा है। तो जिनका ये लिबिडो हाई होता है ना, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। मैं इसको लिंक करता हूं आपके लिए। जो चार ह्यूमर की थ्योरी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कभी आपने पढ़ा हो, बेन जॉनसन का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे बॉडी में चार फ्लूइड्स होते हैं। फ्लेम, PHLEGM, ठीक है, खोलेर, CHOLER, मेलंकोलिया एंड सैंग्विन। तो सैंग्विन का मतलब ब्लड होता है। आज इंग्लिश में दो वर्ड है, सैंग्विनरी। सैंग्विनरी के दो मतलब होते हैं, मैंने कहा इट्स वेरी सैंग्विनरी बैटल। इसका मतलब है गोरी, GORY, इसका मतलब होता है ब्लड शेड से रिलेटेड। और दूसरा इज वेरी सैंग्विन पर्सन, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, इज ऑलवेज एंथुसियास्टिक। तो इनकी टोन बॉइस्ट्रस है, ठीक है। प्लेटोनिक लव वाज आल्सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैवलियर पोइट्री। अच्छा, इस तरह के लोग जब अगर मान लीजिए मटेरियल या फिजिकल प्यार नहीं भी करते हैं, तो भी बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, डिवाइन लव की भी बहुत बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एज सच इट वाज कॉमन टू हियर प्रेज ऑफ वुमेनली वर्च्यूज एज दो दे वर डिवाइन। इनकी पोइट्री में एक और चीज मिलती है कि आपने कभी कोई इस तरह का गाना सुना हो कि मेरा यार, रब भी यार, मेरा काबा भी यार, मेरा कलमा तू, मेरा मतलब मेरी पूजा तू। कोई ऐसा गाना जिसमें the poet is calling the beloved, and that conjugal love, everything, even that crosses the limits of everything and goes to up to the level of blasphemy, and commits the sin of equating beloved with God. तो ऐसा एक कल्चर में है। और ऐसा अगर कोई प्योर हिंदू पंडित होगा तो मना कर देगा, मौलवी साहब होंगे तो मना कर देंगे। लेकिन जैसे प्योर क्रिश्चियंस होंगे, प्यूरिटन्स, तो वो भी कहेंगे गलत गा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, खुदा खुदा होता है, इश्क इश्क होता है, इश्क हबीबी, इश्क हकीकी। फिर वो डिफरेंशिएट करेंगे, आपको बताएंगे कि दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद दैट गॉड, है ना। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहां पे हीर रांझा, लैला मजनू, सबके किस्से दे रखे हैं। और मीरा को ले लीजिए, कबीर को ले लीजिए, जॉर्डन को ले लीजिए, ये लोग कई बार क्या करते हैं, ये इमेजरी यूज करते हैं। लव, कॉन्जुगल लव, कोइटस, COITUS, जिसको सेक्सुअल लव मेकिंग बोलते हैं, उसको वो गॉड से मिलन को यूज करते हैं। जिसमें मैं हिंदुओं से अगर इसको रिलेट करूं तो द्वैत और अद्वैत की फिलॉसफी, जिसमें जो लवर है वो तो, और बिलवर्ड है, वो दो शरीर द्वैत हैं, और वो एक होकर के, और देन दे forget themselves and feel an ecstasy, orgasm, that they link with soul, over soul, and ultimately God. तो इस तरह की कविताओं का आपको इनमें एक टच मिलेगा, ठीक है। कैवलियर पोइट्री इज क्लोजली लिंक्ड टू द रॉयलिस्ट कॉज, in that the main intent of their poetry was to glorify the crown. तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। While most of the poetry written by these cavalier poets does advocate the cause of the monarchy in some way, not all the writers were, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इक्का दुक्का राइटर ऐसे भी थे, जैसे हैरिक है, वो राजाओं के पक्ष में नहीं थे। Cavalier poetry began to be recognized as its own genre with the beginning of the English Civil War 1642। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि 1642 के बाद में एक अच्छा खासा डिफेंस शुरू हो गया, और एक बाइफर्केशन, डिमार्केशन शुरू हो गया, ठीक है।
फिर लिखा है कि टॉमस कैरी एंड सर जॉन सकलिंग डाइड years बिफोर द वॉर began। तो ये दो जो हैं उनकी डेथ पहले हो गई। Often, once the conflict began between the monarchy and the rebellious parliament, the content of the poetry became much more specifically aimed at upholding royalist ideals. These men were considered by many to write in a nostalgic tone. Nostalgic tone का मतलब क्या होता है? They are thinking about something, which already had passed, and that is uh, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है। देयर वाज आल्सो अ सेलिब्रेशन ऑफ द मोनार्की, ये बार बार आ रहा है पॉइंट। जॉनसन इन पर्टिकुलर सेलिब्रेटेड आइडियाज ऑफ कॉमन सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर रुकता हूँ। बेन जॉनसन का नाम सबने सुना है। इन पर्टिकुलर सेलिब्रेटेड आइडियाज ऑफ कॉमन सेंस। देखिए, जब बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं आसपास, बहुत पढ़े लिखे घरों से होते हैं, तो उनके लिए कॉमन सेंस एक आम चीज है कि नहीं है। और जब आप ज्यादा पढ़ लिख जाते हो, तब कभी भी आप कामचोरी की बात नहीं करते हो। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप और आगे फील्ड में जाओगे लाइफ में। तो आप देखोगे जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होता चला जाएगा, वो कामचोरी नहीं करता। ड्यूटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा उसके दिमाग में ज्यादा रहता है। कभी नोटिस किया है? कामचोरी छोटे छोटे ऑफिसर्स करते हैं, बड़ा ऑफिसर होता है उससे सब डरते हैं, क्योंकि वो इसीलिए बड़ा पहुंचा है वहां पे। जितना रेयर होते चले जाओगे, आप ऊपर उठते चले जाओगे लाइफ के अंदर। ठीक है। ड्यूटी, मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? उनका जो नेचर है वो एक्सट्रीम में नहीं रहता है, मॉडरेट सम रहता है। प्रोपराइटी, अधिकार रहता है अपने टॉपिक पर। जैसे मान लीजिए, जो जो मैं पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ता जाऊंगा लाइफ में, तो मेरा अपने सब्जेक्ट में और कमांड होता चला जाएगा, और मैं किसी भी चीज को किसी भी एंगल से समझ भी सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ। आपका भी ये लेवल आएगा एक दिन। और एलिगेंस, ऐसा भी होता है कि जो, जैसे किसी को बहुत साल हो गए शेफ की नौकरी में, तो उसको सब चीज आ गई, उसके अंदर खाने को लेकर कॉमन सेंस भी आ गया, ड्यूटी, मॉडरेशन, प्रोप्राइटी, और साथ में खाने को परोसने का एक एलिगेंस भी उसमें आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने लिंक किया है। मतलब आप देखोगे कि जॉनसन इसलिए जाने जाते हैं, इसीलिए जॉनसन को फॉलो करने वाले ही जो राइटर्स थे उन्हीं की कैटेगरी में से निकल के। देखो, ट्राइब ऑफ बेन और सन्स ऑफ बेन, दो वर्ड्स फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। मतलब कि बेन जॉनसन वी नेवर स्टडी एज अ पोएट बिकॉज ही इज फेमस एज अ ड्रामेटिस्ट, and to my chagrin as well as to my surprise also, I have found that in most of the Indian universities we don't have Ben Jonson as a writer included in their curricula. But here and there, we always find some question from the poetry of Ben Jonson. And Ben Jonson is considered to be the main spirit behind all these poets of long line till Alexander Pope. Okay. हालांकि अब वो फेमस नहीं है, अब उनकी जो पॉपुलैरिटी वो डिक्लाइन हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह के, ये सब बेन जॉनसन से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने ये आइडियाज दिए थे। कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉमन सेंस, ड्यूटी, moderation, propriety, and elegance. These ideas did not belong to the ancients, but rather belonged to the court and to England. In this way, although the Cavaliers embraced the old ways of thinking from the ancients, they also incorporated their own ideas and thoughts into their poetry. ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। This made their writings applicable for the era they were writing in and also portrayed the greatness of the crown and of Charles. कैवेलियर है तो बार बार चार्ल्स की बात आएगी, बार बार अपने राजा को वो सपोर्ट करने की कविताएं लिखते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है मेटाफर एंड फैंटेसी का इस्तेमाल। अब आते हैं कि रॉबर्ट हैरिक फर्स्ट राइटर है, इनका वर्क है हेस्पेराइड्स। क्वेश्चन नेट में आया हुआ है बच्चों। ओके। एक क्लरिक थे, मतलब कि प्रीस्ट थे, और टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम इनकी सबसे ज्यादा फेमस पोएम है, जिसकी पहली लाइन है, गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये मे, इकट्ठा कर लो इन गुलाब की कलियों को जब तक तुम कर सकते हो, क्योंकि ये मुरझा जाएंगी शाम तक, कल तक। इसका मतलब है यूथ कम समय के लिए मिली है, जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो। 2500 पोएम्स लिखी है इन्होंने, अराउंड 2500। ओके। हेस्पेराइड्स बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। एक और छोटा वर्क है नोबल वर्क्स। ठीक है। वो उनका स्पिरिचुअल वर्क है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। बाकी फीमेल बॉडी, लव मेकिंग, इनके रेफरेंसेस हैं इन सब चीजों में। ठीक है। और फिलोसॉफिकल नेचर की है इनकी ये वाली पोएम, जो अभी आपको मैं बताई, नोबल नंबर्स। नोबल नंबर्स का मतलब ही है रिलेटेड टू रिलीजन। फिर है मोस्ट शॉर्ट पोएम्स है इनकी, बहुत सारी हैं। अब इसमें से एक है, जैसे टू द वर्जिन्स, में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कार्पे डिम थ्योरी है। थोड़ा पढ़ लूं इसको मैं आपके लिए। गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये मे, ऑल टाइम इज स्टिल अ फ्लाइंग, टाइम इज seen as the flying object.
may be personified, and this same flower that smiled today, personification flower ka, tomorrow will be dying. So the, you know, life and death, that imagery, and in a very beautiful euphemistic manner, the writer is talking about making love. Okay, the glorious lamp of heaven, metaphorical style हो गया. किसको कहते हैं बताइए? बताओ किसको कहते हैं? इसको, सूरज को. द सन, द हायर इज गेटिंग, जो जो सूरज चढ़ेगा यानी सुबह होगी, द सूनर विल हिज रेस बी रन, उतना ही उसकी रेस खत्म हो जाएगी. एंड नेवर ही इज टू सेटिंग, और हो सकता है नियरर ही इज टू सेटिंग का मतलब है जल्दी ही वो सेट हो जाएगा, मतलब मर जाएगा. सो shortness of life has been compared metaphorically to the rising of the sun, that is the starting of the day, and the setting of the sun, that is the death of human beings. अब यहाँ पर ये मेटाफिजिकल है. बताइए, अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ ले वो, बिकॉज माय एक्सपीरियंस एंड दीज इयर्स आई हैव गिवन इन दिस फील्ड, मुझे अब धीरे धीरे लगने लगा है कि बच्चों को, क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हो तो स्टार्टिंग लेवल होता है आप लोगों का, आपको लगता नहीं एक राइटर को अगर टीचर ने मेटाफिजिकल कह दिया तो दूसरा नहीं हो सकता. अरे भाई ऐसा नहीं है, टीएस एलियट भी मेटाफिजिकल है. ओके, शेक्सपियर भी मेटाफिजिकल है. मेटाफिजिकल का मतलब क्या है? किसी ने, बेन जॉनसन ने, सॉरी डॉक्टर जॉनसन ने ये टर्म दे दिया, ड्राइडन ने ये टर्म दे दिया कि नहीं नहीं, इन्होंने जैसे जॉन डन के लिए ड्राइडन ने क्या कहा था? ओ, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स एक फिलोसफी की ब्रांच होती है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं, लेकिन फिलोसफी में तो ये बातें अच्छी लगती हैं. लेकिन जॉन डन ने क्या किया जानबूझ करके? ही ट्राइड टू टॉक अबाउट डे टू डे मैटर इन अ वेरी डीपर मैनर. जैसे मान लीजिए मैं फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल होकर दिखाता हूं आपको कि ये पेन है ना यार, ये जिंदगी का लम्हा है, जितना तुम इसको इस्तेमाल कर लोगे उतनी रिफिल यूज हो जाएगी. अब अंदाजा लगाओ कि मैं इस पेन को लेकर के मेरे मुंह से जो भी फिलोसॉफिकल गहरी बात निकली वो लिखता चला गया. हर्ट करोगे, कागजों पे चलाने के लिए है, पत्थरों पर नहीं. नहीं समझे? मतलब मैं कुछ भी ऐसी फिलोसॉफिकल बात पेन से रिलेटेड कहता चला जाऊं. अब जो कम पढ़े लिखे हैं उनको लगेगा वाह 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 क्या गहरी बातें कर रहा है, और ये सच है. जॉन डन को हाई फाई रीडर्स ने कभी नहीं पढ़ा बच्चों, उनको लगा ये कैसी बातें कर रहा है अजीब सी. बिल्कुल ऐसे ही जैसे अखबार की बातों को जर्नलिस्टिक नॉलेज बोलते हैं. मैं आई विल नेवर बी, मैं आपको मैं अपनी शेखी नहीं बगा रहा हूं, आप नाराज मत हुआ करो छोटी छोटी बात पे. पहले पढ़ लो, पीएचडी कर लो, मेरी तरह 2 एमफिल कर लो, 3 जेआरएफ ले लो, 15 नेट कर लो, पढ़ते चले जाओ, बुक्स लिखते चले जाओ. आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि क्या अपने बारे में ज्यादा बोलना, क्या बात बात पे यूट्यूब पे अपने लाइफ की कोई इवेंट को डालना. जैसे कोई टीचर है, मैं जानता हूं उसको, वो मान लो कभी गोवा गया तो गोवा से कह रहा है लिटरेचर फ्रॉम गोवा. तो मतलब कोई कोई छोटा स्टूडेंट होगा तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेगा कि अच्छा लिटरेचर गोवा से भी होता है. बट आप ही बताइए जब मेच्योर हो जाएंगे तो हमको अजीब नहीं लगेगा क्या? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेटाफिजिकल पोइट्री को राजाओं ने कभी अप्रूव नहीं किया, बिकॉज उनका लेवल ऑलरेडी हाई था. दे न्यू ऑलरेडी द काइंड्स ऑफ थिंग्स विद व्हिच यू नो इन मेटाफिजिकल कंसीट्स दोस आइडियाज वर कंपेयर्ड. तो और ऐसे ही जैसे जब मैं पोइट्री पढ़ाता हूं और मान लीजिए मैं नेट लेवल का बच्चा, जेआरएफ लेवल का स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं, तो मैं मोस्टली एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन इनको नहीं बताता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी चीज तो उसको ऑलरेडी आती होगी. ग्रेजुएशन से वो पीजी करते हुए बच्चा मेरे पास पहुंचा है, और आज अगर वो प्रोफेसर बनना चाह रहा है तो उसका लेवल हाई होगा ऑटोमेटिकली. लेकिन फिर भी मैं बताता हूं उसके बावजूद भी, क्योंकि समटाइम्स मुझे स्टूडेंट ने कहा है कि नहीं सर हमको मान लो कई बार नहीं मालूम हो तो आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दो. लेकिन अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मेटाफिजिकल स्टाइल होता क्या है और क्यों उसको डेरोगेटरी कहा गया. ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है. ठीक है, तो ये जो पोएम है यहाँ पर सूरज को दिन से कंपेयर करना, यानी कैन बी कंपेयर होल डे विद सन, नहीं कर सकते. लेकिन राइटर अगर कर रहा है तो आप समझ जाओ कि यहाँ मेटाफिजिकल टच होता है. दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट काइंड ऑफ यू नो यूजिंग कंसीट्स एंड मेटाफिजिकल फैंटेसी. दैट एज इज बेस्ट विच इज द फर्स्ट. कितनी सुंदर लाइन है देखो. ये कह रहा है कि जो हमारी फर्स्ट एज होती है, यानी कि जो हमारा प्राइम होता है, जो हमारी जवानी होती है, when youth and blood are warmer but being spent the worst and worst times still succeed the former. जैसे ही टाइम बीतेगा वो फॉर्मर यानी भूतकाल बन जाएगा. देन बी नॉट कॉय. कॉय को कभी डिक्शनरी में कंसल्ट करना. ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में मैं बच्चों को इतना पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लास में 3-3 4-4 घंटे उनको लेके बैठा रहता हूँ.
मुझे लोग बुद्धू भी कहते हैं। मैंने ऑनलाइन में भी ऐसे कई-कई घंटे पढ़ाया बच्चों को। फिर मैंने देखा कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाई को मान लीजिए उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, तो उन्होंने शायद बहुत नेगेटिवली ले लिया कि इतना तो पढ़ाते ही नहीं है, ये स्मार्ट टीचर नहीं है, इतना पढ़ाने से थोड़ी नेट क्लियर होता है। तो बड़ा मेरा नेगेटिव एटीट्यूड किया कई बच्चों ने। बट मैं कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स से कि देखो, जेआरएफ तो तभी क्लियर होता है जब आपको ज़्यादा आता है बाकी लोगों से, और ज़्यादा कब आता है जब आप ज़्यादा पढ़ते हो। और ज़्यादा पढ़ने का मतलब क्या होता है लिटरेचर में? बार-बार फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की टिप्स याद करने से नहीं होता है। हाँ, अंदर घुसना पड़ेगा, एक-एक वर्ड पे थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मैंने किया है जेआरएफ जेआरएफ क्लियर कई बार, इसलिए मुझे मालूम है कि आपने कभी नोटिस नहीं किया कि जब मेरी उम्र थी तब मैं 3 ही बार क्यों कर पाया? क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर के भी एग्ज़ाम देने चले गए, केवल नेट ही क्लियर हुआ, जेआरएफ हुआ ही नहीं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे कॉय वर्ड है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप कॉय वर्ड डिक्शनरी में देखिए, और आपको ये भी धीरे-धीरे सीखने को मिलेगा कि एक डिक्शनरी एंट्री से भी हम मीनिंग नहीं जान सकते। हमको अल्टीमेटली उसकी यूसेज में जाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ डबल एमफिल जिसने लिंग्विस्टिक्स में ईएलटी में एमफिल किया है, हाई-फाई प्रोफेसर्स ने हमें सिखाया है, उन्होंने कहा तब हमें उनको उन पर यकीन नहीं होता था। लेकिन पढ़ाते-पढ़ाते जब हमें पता चला कि अरे डिक्शनरी तो कुछ और कह रही है, बट दिस वर्ड इज़ यूज्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऐसे ही कैसे छोटी-मोटी बात को अगर हम लाइटली ले लेंगे तो हमें गहरी मीनिंग समझ में नहीं आती। कहते हैं देन बी नॉट कॉय, कॉय का मतलब नेगेटिव होता है। जब हम किसी को कॉय बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ करके सेक्स की बात करना चाहता है, लेकिन पब्लिकली थोड़ा जानबूझ करके अ, थोड़ा-सा प्रूडिश बन रहा है, नहीं-नहीं ऐसी बात नहीं करते, कैसी बात कर रहे हो आप? लेकिन इसका मतलब है एक लड़की है, वो मना भी करे कि नहीं-नहीं मैं ऐसी-वैसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन बाद में धीरे से आँख उठा के देखे कि ये दोबारा मुझे छेड़ क्यों नहीं रहा है? या मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा है? देन बी नॉट कॉय, तो कह रहा है अब कॉय मत बनो, क्योंकि लड़का जान रहा है यहाँ पे कि वो चाहती है कि मैं उसके साथ प्यार करूँ। बट यूज़ योर टाइम एंड व्हाइल यू मे गो मैरी, करो जब जितनी जल्दी कर सकते हो शादी, ओके? फॉर हैविंग लॉस्ट बट वन्स योर प्राइम, प्राइम का मतलब यूथ, यू मे फॉरएवर टैरी, टैरी का मतलब है पछताना पड़ेगा बाद में, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? उसके बाद है, ये मैंने जानबूझ के लिखी है आपके लिए, फिर कार्pe diem की थ्योरी थीम क्या होती है? कार्pe diem जो है फिलॉसफिकल एक पॉइंट, हाँ, अब मैं आपको उस वक़्त ओविड बोल गया था गलती से, ये हॉरेस की ओड में आया है, फर्स्ट ओड में, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है बच्चों ये वर्ड, कौन-सा? कार्pe diem, तो ये आपको एक क्वेश्चन बन रहा है। फिर रिचर्ड लवलेस का नाम कई बच्चों ने सुना है, ओके? लवलेस, कैसे बोलते हैं? लवलेस। और लवलेस जो है उसका होमोफोन क्या हो गया? लवलेस, मतलब कि लव की पोएम लिखने वाला कह रहा है मैं लवलेस हूँ, ठीक है? इनकी पोएम्स में सबसे ज्यादा फेमस है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन एंड टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर्स, दोनों पे क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, ओके? ये जो लुकास्टा है गोइंग टू द वॉर्स 1649 में पोएम छपी थी, और ये लुकास्टा एक अननोन रियल लाइफ वुमन थी, लेकिन आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही है कि कौन थी वो, ओके? इस पोएम का स्टार्टिंग देखिए कहां से हो रहा है। Tell me not, sweet, I am unkind, that from the nunnery of thy chaste breast and quiet mind to war and arms I fly. अब ये इससे ज्यादा वोलप्चुअस क्या होगी? ननरी का मतलब क्या है? ब्रॉदल, प्रोस्टिट्यूट्स जहाँ रहती है। हालांकि ये एक यूफेमिज्म है। गो टू द ननरी, कौन बोलता है? हेमलेट बोलता है ओफीलिया को गुस्से में। तो ननरी का मतलब समझ रहे हो ना? कि दूसरा मतलब क्या है कि तू किसी को टच नहीं करने दे रही है नन की तरह अपने आप को। तो आई एम अनकाइंड दैट from the nunnery of thy chaste breast. Chaste breast, can breast be a chaste one? No, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। इंसान चेस्ट होता है, चेस्ट मतलब प्योर, जिसको जिसने कभी सेक्स नहीं किया। तो कह रहा है कि तेरी ब्रेस्ट चेस्ट है, अर्थात कभी नोबडी हैज टच्ड इट, एंड क्वाइट माइंड, और तेरे माइंड में भी डिस्टर्बेंस नहीं है लव का, शांत है वो, टू वॉर एंड आर्म्स आई फ्लाई, मैं चला युद्ध की तरफ, तेरी 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 बॉडी को छोड़कर मैं चला। थ्रू अ न्यू मिस्ट्रेस नाउ आई चेज द फर्स्ट फो इन द फील्ड, अब मैं नई मिस्ट्रेस को चेज करूंगा, और कौन है वो? युद्ध, वॉर, एंड विद स्ट्रॉन्गर फेथ एम्ब्रेस अ सॉर्ड, अ हॉर्स, अ शील्ड। तो कैवलियर पोएट है, पोएम है। कैवलियर का मतलब मैंने बताया ना कि चार्ल्स के फॉलोवर भी और घुड़सवार भी, यानी कि एक सोल्जर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, तो ये जो एक ब्रेवरी का थीम आ जाएगा, उस टाइप की पोएम है यहाँ पे। Yet this inconstancy is such as you too shall adore. I could not love thee, dear, so much loved I not honor more. बहुत ब्यूटीफुल लाइन से एग्जाम में पूछी गई है आपसे। कहता है कि मैं तुझे अब ज्यादा अडोर नहीं कर सकता,
अब मैं उस तरफ चल रहा हूं। लव्ड आई नॉट ऑनर मोर, मैंने प्यार को कम प्यार नहीं किया, लेकिन ऑनर को ज्यादा प्यार किया। उसके बाद अगली पोएम पढ़ रहा हूँ, ट्वेल्थ या फ्रॉम प्रिजन। ये रिचर्ड लवलेस की पोएम है और ये बहुत फेमस है। इसकी ये लाइन जो है ना, ये वर्ल्ड फेमस एग्जाम में आई हुई है। स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक, नॉट आयरन बार्स अ केज। कहते हैं ना कि बुद्धिमान के लिए एकांत क्या होगा बताओ, वरदान। और बुद्धू के लिए क्या होगा, उसको लगेगा कि मैं तो फंस गया यहाँ पे आकर के। ठीक है, तो कह रहे हैं, एक अजीब तरह की पोएम है, ध्यान से देखिए। When love with unconfined wings hover within my gaze, and my divine Althea brings to whisper at the gates, when I lie tangled in her hair and fettered to her eye, the birds that wanton in the air know no such liberty. मतलब जब मैं उसके बालों में फंसा होता हूँ, उसके पास होता हूँ, उसकी आंखों की चेन से बंधा होता हूँ, मतलब मैं अपनी बिलवड के पास होता हूँ, उसकी ब्यूटी के साथ चेन्स में बंधा हूँ, समझ रहे हो ना, उसकी ब्यूटी को इसने सारी कैद खाने की इमेजरी से लिंक किया है। ठीक है ना, कि तुम्हारी आंखों में हमें कैद कर लो, जुल्फों की जंजीरों में बांध लो, इस टाइप की कवि है। कहता है, लेकिन इसमें पैराडॉक्स क्या यूज किया है कि इतनी आजादी मैंने कभी महसूस नहीं की, इसमें फंस करके मैं आजाद हो गया हूँ। ठीक है, when flowing cups run swiftly round with no allaying tames, our careless heads with roses bound, our hearts with loyal flames. ये बता रहा है कि हम शराब पे शराब पीते गए। टेम्स का नाम लेने का मतलब पानी नहीं है यहाँ पर, समझ सकते हो आप लोग, यू नो दैट दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर मेकिंग लव, यू नो माइट बी एंजॉयिंग देयर हनीमून इन आवर हार्ट्स विद लॉयल फ्लेम्स, समझ रहे हो ना, दैट दे आर ट्रूली मेकिंग लव व्हेन, एंड इट हैज बीन कंपेयर्ड विद सम फायर, ओके, एंड व्हेन थर्स्टी ग्रीफ इन वाइन वी स्टीप, when healths and drafts go free, जो चीयर्स करते हैं ना उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट मतलब घूट पीना, और हेल्थ का मतलब होता है चीयर्स करना एक दूसरे को, तो योर हेल्थ चीयर्स ऐसे पीते हैं। तो वो शराब पीने का सीन दिखाया है जो मैंने आपको बताया था कि इसमें ड्रिंकिंग आती है इस पोएम में। फिशेस दैट टिपल इन द डीप नो नो सच लिबर्टी। कहता है कि फिशेस दैट टिपल इन द डीप, द डीप मतलब समुद्र में जो मछलियां होती हैं, वो जितना पानी के कैद में है उतनी, और इतनी वो लिबर्टी फील करती है, इतनी लिबर्टी में शराब में और अपनी बिलवड की लव मेकिंग में फील कर रहा हूँ। When like committed linnets, I with shriller throat shall sing. जैसे कमिटेड लिनेट्स होते हैं, पक्षियों का नाम होता है लिनेट्स, वो तीखी आवाज में श्रिलर थ्रोट में गाना गाते हैं। द स्वीटनेस मर्सी मेजेस्टी एंड ग्लोरीज ऑफ माई किंग। ये लाइन इसलिए पूछेंगे आपसे कि ये कैवलियर थीम है भाई, कि मैं बहुत प्यार से चिल्ला चिल्ला करके चारों तरफ से, जैसे है ना, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा, ऐसे कह रहा है कि मैं खूब जोर जोर से पक्षियों की तरह चारों तरफ गाऊंगा कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। When I shall voice aloud how good he is, how great shall be, should be, enlarged winds and that curled the flood, no such liberty. Stone, और लास्ट पैर स्टैंजा पे आ गए, स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक। मेरे जैसे लोगों के लिए स्टोन वॉल मतलब पत्थर के बने प्रिजन भी प्रिजन नहीं है, ना ही आयरन की बनी हुई जो पिंजरे हैं वो कैद है। माइंड्स इनोसेंट एंड क्वाइट टेक दैट फॉर एन हर्मिटेज। अगर इनोसेंट माइंड है, शांत हो आप दिमाग से, तो आप कहीं भी खड़े हो, कहीं भी कैद खाने में भी हो, आपको एंजॉयमेंट होगा, हर्मिट की तरह लगेगा कि आप एक आश्रम में हो। हर्मिटेज मतलब आश्रम। इफ आई हैव फ्रीडम इन माई लव, अगर मैं अपने प्यार में हर तरह की फ्रीडम महसूस करता हूं, एंड इन माई सोल आई एम फ्री, एंजल्स अलोन दैट सोर अबाउ एंजॉय सच लिबर्टी। समझ लो मैं लाइक एन एंजल हूं। इसका मतलब है टू फॉल इन लव, feeling liberty is just like enjoying your life, and that is a freedom the writer is talking about. मैं बार बार वीडियोस ऑफ करके और इनकी 4 वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा मेरे को कोऑपरेट करें। और आइए, टॉमस कैरी, इनका प्रोनाउंसिएशन कैरी है, ये कैवलियर पोइट हैं। ओके, कैवलियर पोइट कौन है? चार्ल्स फर्स्ट के फॉलोवर हैं। इनकी एक पोएम बहुत फेमस है बच्चों, एन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ डीन ऑफ सेंट पॉल्स, डॉक्टर जॉर्डन। एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि टॉमस कैरी ने ये पोएम लिखी थी। अब आप याद नहीं रखोगे तो जैसे मैं भी कई बार ये भूल जाता हूँ कि वो कैरी ने लिखी थी कि हैरिक ने। तो टॉमस कैरी ने ये पोएम लिखी थी जॉर्डन की डेथ पे। लंबी है बहुत, लेकिन आपको मैं लास्ट लाइन जरूर पढ़ाऊंगा। कैन वी नॉट फोर्स फ्रॉम विडोड पोइट्री नाउ दाउ आर डेड, ग्रेट डन वन एलिजी टू क्राउन दाई हर्स। क्या हम पोइट्री जो विडो हो गई है उसके लिए एक क्राउन नहीं निकाल सकते? इसका मतलब है वो पोइट्री लिख रहा है। उसके बाद में इसमें बहुत तारीफ करके जॉन डन की लास्ट में जो लाइंस लिखी है उनको पढ़ा जाता है। देखिए, उनको कोट किया जाता है।
Here lies a king that ruled as he thought fit, the universal monarchy of wit. ये लाइन एग्जाम में पूछी गई है और लास्ट में उसने एपिटाफ लिखा है कि ये रहे, यहां पे पड़े हैं कौन, एक किंग की तरह जिन्होंने विट, विट का क्या मतलब होता है, अब विट के ऊपर अब राम कूली ने भी एक ओड लिखी है। विट उस वक्त फेमस हो रही थी क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप में बहुत तेज बुद्धि है तो आप चीजों को लिंक कर सकते हो, ठीक है, इन्वेंटिवनेस होती है आपके अंदर, एक फ्रेशनेस होती है आपके अंदर, आपका माइंड तेज चल रहा होता है, ठीक है। 3 तरह की विट्स की बात इंग्लिश लिटरेचर में सुनोगे आप लोग, ट्रू विट, फॉल्स विट एंड मिक्स्ड विट। हालांकि ये जो बात मैं कर रहा हूं ये एडिसन ने स्पेक्टेटर में कैसे लिखा था, देयर ही टॉक्ड अबाउट 3 काइंड्स ऑफ विट्स, ओके। हियर लाई 2 फ्लेमेंस एंड बोथ दोज द बेस्ट अपोलोज, फर्स्ट एट लास्ट द ट्रू गॉड्स प्रीस्ट। टू गॉड्स प्रीस्ट क्यों कहा है, क्योंकि जॉन डन प्रीस्ट भी थे, तो आपको इसके अंदर उनकी जो पूरा एसेंस है जॉन डन का वो दिखेगा, ठीक है। फिर इनकी एक पोएम है बहुत लंबी, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हम, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पढ़िएगा। अ रैप्चर क्वेश्चन नेट में आया हुआ है इसके ऊपर। ये बहुत वॉलप्चुअस पोएम है, सेंसुअल पोएम है। मॉडर्न रीडर्स को इस पोएम को पढ़ करके पसीने आ जाते हैं कि इतना ओपनली सेक्स के बारे में कौन लिख सकता है, ठीक है। आपको पढ़ना है, देखिए काफी कुछ डिटेल दी है मैंने यहाँ पे। और द नैरेटिव इमेजिन्स अ सेक्सुअल यूटोपिया फ्री फ्रॉम द प्यूरिटैनिकल मॉरल कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे इसको लिंक करते हैं कि क्या कारण है कि ये इस तरह की पोएम लिखी गई है। उसका कारण है टॉमस कैरी ने पोएम क्यों लिखी है, क्योंकि उस वक्त एक रेस्ट्रिक्शन था प्यूरिटन लोगों का। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि थिएटर्स क्लोज करवा दिए गए थे 1642 के अंदर। किसी भी तरह की पोएम, किसी भी तरह का सेक्सुअल ओपननेस, किसी तरह का क्रिसमस सेलिब्रेशन ओपनली, वो कहते थे कि अपने आप को कंट्रोल करके रखो और भगवान प्राप्ति में लग जाओ, भगवत प्राप्ति में। तो रैप्चर में उन्होंने एक सेक्सुअल यूटोपिया का कॉन्सेप्ट ढूंढा है कि हम क्यों अपनी इच्छाओं को दबाएं, क्यों नहीं कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ कहीं भी घूमने जा सके, कहीं भी उनका मन करे तो वो कमरा ले सकें, रात बिता सकें। अब ये इस तरह का जो एक्सप्रेशंस ऑफ लव है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। थोड़ा पढ़ूं आपके लिए। I will enjoy thee now, my Celia, come and fly with me to love's Elysium. एक Elysium मतलब एक स्वर्ग में चलते हैं प्यार की। The giant honor that keeps cowards out. Honor जो है वो कॉवर्ड है। आपको अपने सम्मान की जो फिक्र होती है ना, वो आपको बहादुर नहीं बनाती है। इसलिए कोई लड़की जब घर से भाग गई, लड़का भाग गया, इसका मतलब है उन्होंने ऑनर से ज्यादा अपने प्यार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो वो भड़का रहा है एक तरह से। इज बट अ मास्क, वो अपने ऊपर मास्क पहनने वाला आदमी होता है। एंड द सर्वाइल राउट ऑफ बेसर सब्जेक्ट्स ओनली ब्रेड इन वेन, बेंड इन वेन। फालतू की चीजों में, बेसर मतलब तुच्छ सब्जेक्ट में अपना जीवन बिता देता है क्योंकि उसने प्यार नहीं किया। To the vast idol, whilst the nobler train of valiant lovers daily sail between the huge colossus' legs and paws unseen into the bliss shore. Be bold and wise, and we shall enter the grim Swiss denies only to tame fools a passage. अब आप यहां से इसकी ओपन वल्गैरिटी स्टार्ट हो गई है, जिसको मैं वल्गैरिटी देकर बोल करके नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूं। एक समय आएगा, देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड he there, you know, in a very hidden manner he has been talking about the openness of you know, this carnal pleasure and rapture का मतलब खुशी होता है, ecstatic टाइप की खुशी होता है। पूरी पोएम कोट की है मैंने, बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं की कि कोई बच्चा, अरे भाई 100 बच्चे नहीं पढ़ेंगे। वाल्मीकि ने और भर्तृहरि ने खुद कहा, हमारे पुराने कवि हैं जिन्होंने कहा है कि कोई एक बच्चे के लिए थोड़ी लिख रहा हूं मैं, एक स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट अगर मुझे बेकार कहते होंगे, मैं उनके लिए थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनको डीपर टीचिंग की जरूरत महसूस हो रही है। वो कई कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं और उनको लगता है कि कौन टीचर होगा जो हमें ऐसा गाइड करेगा जिससे हमारा एग्जाम क्लियर करने के लिए एक ही गाइड है बच्चों, और वो है आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, आपको टॉपिक्स की डेप्थ में जाना चाहिए, बस ये सिंसेरिटी आपका एग्जाम क्लियर कराएगी। अब आते हैं सर जॉन सकलिंग पर, ठीक है। ताश का गेम ढूंढा था इन्होंने, कार्ड गेम देख लीजिए, क्रिबेज नाम का, ये बहुत फेमस है इस नाम बात के लिए, ठीक है। और इनकी एक पोएम है बैलेड अपॉन अ वेडिंग। मैंने एक पोएम इनकी अभी कोट की है, वैसे आप इसको थोड़ा इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा, मैंने वो भी इसमें आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ, बैलेड अपॉन अ वेडिंग,
कि किस तरह से इन्होंने एक बर्लेस्क लिखा है कि भाई मैंने देखा कि वो इतनी मोटी लड़की चल रही थी लेकिन उसके स्कर्ट से उसकी टांगें दिख ही नहीं रही थी, ऐसा ऐसा धीरे धीरे चल रही थी, और वो लड़का इतना पतला था कि उसकी अंगूठी तो गिर गिर जा रही थी, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उसको बहुत बड़ा टायर पहना दिया हो। ऐसे करके मजाक उड़ाया है शादी का और रिलीजियोसिटी का, एक साथ रहने का, क्योंकि ये कैवेलियर पोइट्स हैं तो इनकी पोएम्स में आपको कोई भी कमिटमेंट की चीज है उसका मजाक उड़ाते हुए दिखाएंगे ये लोग, ठीक है। I pray thee send me back my heart. I pray thee मतलब request send me back my heart since I cannot have thine. मुझे तेरा दिल नहीं रख सकता मैं, for if from yours you will not part. अगर तुम अपना दिल नहीं छोड़ोगी, पार्ट का मतलब अलग करना, why then shouldst thou have mine? मेरा दिल क्यों रख रखे भाई, तुझे अपना दिल नहीं देना है तो मेरा दिल दे, मेरा दिल क्यों रख लिया। Yet now I think on it, let it lie to find it were in vain. For the haste a thief in either eye would steal it back again. कोई बात नहीं, रख ले, मत दे मेरा दिल, क्योंकि मैं ले लूंगा तो तू चोर है, तेरी आंखें एक जैसी तू मेरे से अपनी आंख मिलाएगी, मेरा दिल तू फिर से चुरा लेगी। Why should two hearts in one breast lie? फिर एक और मैं तेरे दिल का करूंगा भी क्या। नहीं, उससे पूछ रहा है कि तू दो, एक छाती में दो दिलों का क्या करेगी, एंड येट नॉट लॉज टुगेदर। आई लव वेयर इज दाई सिंपैथी इफ दस अवर ब्रेस्ट दाउ सेवर, बट लव is such a mystery I cannot find it out, for when I think I am best resolved I think I am most in doubt। ये लाइन बहुत फेमस है क्योंकि इसमें एक पैराडॉक्स है, और वो सच है कि जब प्यार हो जाता है तो हमको लगता है हम श्योर है, लेकिन हमेशा हमें डाउट रहता है कि हमें सामने वाला उतना प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन फेयरवेल केयर एंड फेयरवेल वो मैंने दुख, केयर मैंने चिंता। आई विल नो लॉन्गर पाइन फॉर आई विल बिलीव आई हैव हर हार्ट एज मच एज शी हैथ माइन। और फिर उसने खुद ही इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया, जैसे सोनेट्स के अंदर वोल्टा के बाद में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है 9th लाइन से, और कपलेट में आते आते सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। कह रहा है ठीक है, मत दे अपना दिल। Why so pale and van fond lover प्रीति, why so pale? क्वेश्चन नेट में आया हुआ है बच्चों। Will when looking well can't move her, looking ill prevail प्रीति, why so pale? क्यों इतना दुखी हो। Why so dull and mute, young sinner प्रीति, why so mute? Will when speaking well can't win her, saying nothing to it प्रीति, why so mute? क्यों चुप हो। अच्छा बोलने से वो जवाब नहीं देती है तो कौन सा बुरा बोलने से दे देगी। Quit 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 for shame, this will not move। छोड़ो छोड़ो इस प्यार को, this cannot make take her, if of herself she cannot love। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लगती है मुझको। अरे खुद से वो अपने आप से मुझे प्यार नहीं कर सकती, नथिंग कैन मेक हर, द डेविल टेक हर। भाड़ में जाए वो, अगर वो मेरी बात नहीं मानती है तो मैं भी उसकी बात नहीं मानता। फिर उसके बाद मैंने ये कोट किया है, बैलेड अपॉन वेडिंग। आपको इसको पढ़ना होगा बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग पोएम, ठीक है। इसको आप पढ़ें, और एक रीडिंग लेने में कुछ बुराई नहीं है, जल्दबाजी से चीज़ों सॉल्व नहीं होती है लाइफ में, ठीक है। सो मैंने आपको कैवलियर पोइट्री के ऊपर लेक्चर दिया डिटेल में, आप इसको सुने, और ये मेरा दावा है कि आप एक भी पुराना पेपर उठाइए और इनमें से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन दिख जाए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी पीडीएफ गिफ्ट में दूंगा। इससे पता चलता है कि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद पीडीएफ बनाई है। मेरी ऑलरेडी ये जो पीडीएफ है, इसी का मैंने प्रिंटेड नोट्स के अंदर मैं इसको देता हूँ कई स्टूडेंट्स को, लेकिन जो मेरे प्रिंटेड नोट्स हैं उसके अंदर मैंने इससे 5 गुना ज्यादा मटेरियल दे रखा है। उसका कारण है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को और कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की हेल्प मिलती है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनेगा ऑब्वियसली ब्रिटिश पोइट्री में जो अगले राइटर्स हैं उनके ऊपर। थैंक यू सो मच।